बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक्सरसाइज करेंगे। हम इसके एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। इस चैप्टर की टॉपिक वाइज वीडियो मैंने डिटेल के साथ अच्छे से एक्सप्लेन करके बनाई हुई हैं, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक एमसीक्यूज से। एक्सरसाइज शुरू होता है एमसीक्यूज से। सो द फर्स्ट एमसीक्यूज इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड शेल इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एनर्जी लेवल इज अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल इज डिटरमाइंड बाय 2n स्क्वायर रूल। ये आपका फर्स्ट एमसीक्यू है। तो यहां पर हम थर्ड शेल की बात कर रहे हैं। थर्ड शेल में हम इलेक्ट्रॉन फाइंड कर रहे हैं, तो इनको हम 3 पुट कर लेते हैं। तो 3 का हमने स्क्वायर लिया, 3 3 जार 9, 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल टू 18। अच्छा, तो हमारे पास ये जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 18। थर्ड शेल में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, सेकंड एमसीक्यूज इज द मास ऑफ एन एटम इज मोस्टली ड्यू टू इट्स फर्स्ट ऑप्शन इज न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। देखें, तो हमें कहा जा रहा है कि एटम का ज्यादातर मास किस वजह से होता है। लेट सपोज ये एटम का न्यूक्लियस हो गया, ये इसका फर्स्ट शेल हो गया, ये इसका सेकंड शेल हो गया, इस तरह अगर इसके थर्ड फोर्थ शेल हो तो एंड सो ऑन। तो लेकिन हमें कहा जा रहा है कि एटम का ज्यादातर मास किस वजह से होता है। एटम का ज्यादातर मास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से होता है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एटम का ज्यादातर मास न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बिल्कुल लाइट होता है, हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ज्यादातर मास एटम का न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज न्यूक्लियस। Third MCQs. If Rutherford has used neutrons instead of alpha particles in his scattering experiment, the neutrons would not deflected because they have no charge, have deflected more often, have been attracted toward nucleus easily, have given the same result. देखिए, रदरफोर्ड का एक एक्सपेरिमेंट है। इसने अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल पर, और यहाँ पर इसने एक डिटेक्टर लगा दिया। तो इसने ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ रेज पास्ट स्ट्रेट, ज्यादातर रेज स्ट्रेट जा रही हैं। सम ऑफ देम वर डिफ्लेक्टेड एट अ क्वाइट लार्ज एंगल व्हाइल फ्यू ऑफ देम बाउंस्ड बैक। पहले सबसे समझो कि ये अल्फा पार्टिकल्स जो हैं ये डबल पॉजिटिव चार्ज होती हैं। डबल पॉजिटिव चार्ज मतलब ये हमारे पास असल में हीलियम न्यूक्लियाई होता है। ये अल्फा पार्टिकल हमारे पास असल में हीलियम न्यूक्लियाई को हम अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं। तो अगर ये हमें कहा जा रहा है कि अगर हमने इस डबल पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स की जगह हम न्यूट्रॉन यूज करते तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता। देखिए, जब ये न्यूक्लियस हो गया, सही है, ये फर्स्ट शेल हो गया, ये सेकेंड शेल हो गया। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रॉन्स हमारे पास न्यूट्रल होते हैं, जबकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और अल्फा पार्टिकल्स भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हैं। तो जब ये पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे एक दो इसके साथ टकराते हैं, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव चार्ज है। तो हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्जेस सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहां पर सेम चार्जेस हैं, ये भी पॉजिटिव, अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव हैं, अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव हैं, और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है। तो ये यहां से इसको रिपेल कर लेगा और डिफ्लेक्शन काज हो जाएगी। तो यहां पर ये जो डिफ्लेक्शन हो रही है, तो ये दोनों चार्जेस सेम हैं, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इस वजह से यहां पर ये डिफ्लेक्शन काज हो रही है। तो अगर अब हमें कहा जा रहा है कि अगर हम इस अल्फा पार्टिकल्स की जगह न्यूट्रॉन यूज करते, अगर हम इस जगह अल्फा पार्टिकल की जगह न्यूट्रॉन यूज करते, तो देखें न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता तो इसमें डिफ्लेक्शन काज नहीं होती और ये इस तरह सीधा जाती, क्योंकि न्यूट्रॉन पर चार्ज है ही नहीं, ना इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ना इस पर नेगेटिव चार्ज है, ना इसकी तरफ ये अट्रैक्ट होगा, ना ये रिपेल होगा, बस ये सीधा जाएगा। तो देखें, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट ऑप्शन, नॉट डिफ्लेक्टेड बिकॉज इट हैज नो चार्ज। न्यूट्रॉन वुड नॉट डिफ्लेक्ट बिकॉज इट हैज नो चार्ज। अगर हम अल्फा पार्टिकल की जगह न्यूट्रॉन यूज करते तो न्यूट्रॉन डिफ्लेक्ट नहीं होता बल्कि स्ट्रेट जाता, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। आई होप आपको ये थर्ड एमसीक्यूज समझ आ गया होगा। एमसीक्यूज नंबर 4, इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट डज नॉट, ऑप्शन ए स्पिन, नंबर ऑप्शन बी रिवॉल्व, ऑप्शन सी रेडिएट एनर्जी, ऑप्शन डी रिसाइड इन एन ऑर्बिट।
तो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट डज नॉट रेडिएट एनर्जी। बोहर एटॉमिक मॉडल में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ एंड दे डू नॉट रेडिएट और ऑब्जर्व एनर्जी व्हाइल मूविंग इन सर्कुलर पाथ, दे ओनली रेडिएट और ऑब्जर्व एनर्जी व्हेन इट मूव फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। ये इलेक्ट्रॉन जब अपने ग्राउंड स्टेट में मोशन करेगा तो ये एनर्जी लॉस नहीं करेगा, इट डज नॉट रेडिएट एनर्जी, it will only radiate energy when it move from one orbit to another orbit। जब ये इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट तक मोशन करेगा तब ये एनर्जी या ऑब्जर्व करेगा या रेडिएट करेगा, लेकिन जब ये अपने ग्राउंड स्टेट में मोशन करेगा, अपने शेल में अपने ऑर्बिट में मोशन करेगा तो इट डज नॉट रेडिएट एनर्जी। So option C is the correct option, electron in its ground state does not radiate energy। अच्छा, which statement about X12 and Y14 is false? हमें कहा जा रहा है कि ये दोनों आइसोटोप्स हैं और इस दोनों के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखें, दे आर आइसोटोप्स, यस दे आर आइसोटोप्स बिकॉज द एटॉमिक नंबर इज सेम। Option B, they are same elements, yes isotopes are the atoms of same element, so option B is also correct। Option C, they have the same number of electrons, yes they have the same number of electrons because they have the same atomic number। Option D, they have same number of neutrons, no, ये जो मास नंबर में इनका डिफरेंस आ रहा है ये इनके डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से आ रहा है, सो दे डू नॉट हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सो ऑप्शन डी इज फॉल्स। सो आप ऑप्शन डी को टिक कर लें, इसमें ऑप्शन डी फॉल्स है। एमसीक्यूज नंबर 6 को देख लें आप। द न्यूट्रॉन पार्टिकल ऑप्शन ए हैज मास इक्वल टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, गलत है ये। द न्यूट्रॉन मास इज नॉट इक्वल टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। ऑप्शन बी देख लें, हैज ए मास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, यस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, हैज मास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ऑप्शन बी को टिक कर लें। MCQ नंबर 6 देख लें आप। Isotopes of same element have same number of protons, yes isotopes of an element has same number of proton। अच्छा आगे क्या है, same number of neutron, no, different number of electrons, no, same number same mass number, no। So the first option को correct टिक कर लें, ए को टिक कर लें। Isotopes of same element has same number of protons। देखिए बताता हूँ आपको कैसे, ये कार्बन एक, ये एक कार्बन हो गया, ये इसका एक आइसोटोप्स हो गया कार्बन 13 और ये इसका दूसरा आइसोटोप हो गया कार्बन 14। ये कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं। इसमें अगर आप नोट कर लें तो इन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब इन तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है तीनों आइसोटोप्स में। तो देखें, आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट हैज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो करेक्ट ऑप्शन इसलिए हमारे पास ए है। अच्छा, MCQ नंबर 8, विच वन इज द लाइटेस्ट? इसमें से हमारे पास सबसे हल्का कौन है? एन अल्फा पार्टिकल, ए हाइड्रोजन एटम, एन इलेक्ट्रॉन, ए प्रोटॉन। तो इसमें से हमारे पास जो लाइटेस्ट है वो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज द लाइटेस्ट। MCQ नंबर 9, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हैज ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट। देखिए, हमें MCQ में कहा गया है कि जो हमें गिवन ऑप्शन दिए हैं ये सब न्यूक्लियस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन इनमें एक ऑप्शन ऐसा है कि वो न्यूक्लियस का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वो आप फाइंड आउट करें। तो देखिए, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, यस इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूक्लियस दैट न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज। इट इज वेरी डेंस, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो एटम का ज्यादातर मास इसमें ही प्रेजेंट होता है, इसलिए इट इज वेरी डेंस, यस दिस इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूक्लियस। ऑप्शन सी, कंटेन नियरली ऑल मास ऑफ एन एटम, यस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर द हेवीएस्ट पार्टिकल ऑफ एटम और ये न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे पास न्यूक्लियस कंटेन नियरली ऑल मास ऑफ एन एटम, ये भी सही है। अच्छा, इट कंटेन नियरली ऑल द एटम्स वॉल्यूम, नहीं ये गलत है। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। तो ये कहना कि ये न्यूक्लियस एटम का ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है तो ये गलत है। ऑप्शन डी को आप टेक कर लें, कंटेन नियरली ऑल एटम्स वॉल्यूम, ये न्यूक्लियस का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। MCQ नंबर 10, एल शेल हैज सब शेल्स। अब हमें कहा जा रहा है इस MCQ में कि एल शेल में कितने सब शेल्स होते हैं। तो देखिए, हमारे पास
कि L क्या है, फर्स्ट शेल को हमने K कहा है अकॉर्डिंग टू बोहर, सेकंड शेल को हम L कहते हैं, इसी तरह थर्ड शेल को हम M, फोर्थ शेल को हम N कहते हैं। फॉर फर्स्ट शेल K N इज इक्वल्स टू 1, फॉर सेकंड शेल L N इज इक्वल्स टू 2, इस तरह M के लिए N 3 के बराबर है, N के लिए N 4 के बराबर है। अच्छा, The number of subshell in a shell is determined by the n value। जितनी इस n की वैल्यू होगी उतने उस शेल में सबशेल होंगे। फर्स्ट शेल के लिए n की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो हमारे पास ओनली 1 सबशेल हुआ s। सेकेंड शेल के लिए हमारे पास n की वैल्यू 2 है तो हमारे पास इसमें 2 सबशेल्स हैं s एंड p। इसी तरह थर्ड शेल के लिए हमारे पास n की वैल्यू 3 है तो हमारे पास बन गए 3 सबशेल्स s, p एंड d। फोर्थ शेल के लिए हमारे पास n की वैल्यू 4 है तो हमारे पास 4 सबशेल्स हो गए s, p, d एंड f। तो अब हमें कहा क्वेश्चन में MCQs में कहा गया है कि L के लिए L में हमारे पास कितने सबशेल्स हैं। फॉर L n इज इक्वल्स टू 2 हमारे पास 2 सबशेल्स हैं s एंड p। तो s एंड p ऑप्शन है इसमें, यस ऑप्शन B इज द करेक्ट ऑप्शन, द s एंड p। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। एल्यूमिनियम इज रिप्रेजेंटेड एज, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिनियम, राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हमें कहा जा रहा है कि एल्यूमिनियम एटॉमिक मास 27, एटॉमिक नंबर 13, एल्यूमिनियम को इस तरह रिप्रेजेंट किया गया है। हमें कहा गया है कि इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। स्ट्रक्चर इसका हम किस तरह ड्रा करेंगे, ये इसका हो गया एल्यूमिनियम का ये न्यूक्लियस हो गया, सही है, ये हो गया न्यूक्लियस, ये इसका फर्स्ट शेल हो गया, ये इसका सेकेंड शेल हो गया और ये इसका थर्ड शेल हो गया। तो फर्स्ट शेल में अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर रूल फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सही है। सेकेंड शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। एटॉमिक नंबर इसका 13 है, मींस इसमें 13 इलेक्ट्रॉन्स और 13 प्रोटॉन्स हैं। तो फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो हमारे पास 10 हो गए, रह गए 13, तो ये 13 हमारे पास वैलेंस शेल में आ जाते हैं। 3 इसके एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इस तरह ये है एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर, ये है एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस, ये हो गया एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर। अब हमें कहा गया है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करो। फर्स्ट शेल K है हमारे पास, सेकेंड शेल L है, थर्ड शेल M हो गया। ये अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल हमने इसको नेम दिए। अच्छा, फॉर फर्स्ट शेल K N इज इक्वल्स टू 1, फर्स्ट शेल हमारे पास K है जिसके लिए N 1 है। फॉर फर्स्ट शेल N इज इक्वल्स टू 1, एटॉमिक नंबर हमारे, तो इसमें एक सबशेल है, इसका एक सबशेल है S, 1s स्क्वायर। अच्छा, सेकेंड शेल हमारे पास L है, L के लिए N 2 है, इसमें हमारे 2 सबशेल्स हैं S एंड P, 2s एंड 2p6। इसमें हमारे पास 2 सबशेल्स हैं S एंड P। तो सेकेंड शेल के S सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और P सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अच्छा, अब थर्ड शेल M में हमारे पास, M के लिए हमारे पास N 3 के बराबर है, इसमें हमारे पास 3 सबशेल्स हैं लेकिन हमारे पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं वैलेंस शेल में। एंड अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल द स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द वन इन विच द इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन S में आ जाएंगे और ये इसका एक इलेक्ट्रॉन P में आ जाएगा क्योंकि वैलेंस शेल में हमारे पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और D ऑर्बिटल हमारे पास एम्प्टी रह जाएगा। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर और ये हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन K एंड L शेल इज सेम और डिफरेंट, एक्सप्लेन वाई। हमें कहा गया है कि जो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन है, यानी K और L शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसकी एनर्जी सेम होती है या डिफरेंट होती है, बताएं क्यों। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल
The energy of an electron is directly proportional to the distance from the nucleus. Greater the distance from the nucleus, greater will be the energy. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के मुताबिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की या शेल की एनर्जी हमारे पास न्यूक्लियस से डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा उतनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी। सेकेंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फर्स्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया R1 डिस्टेंस पर, और ये सेकेंड शेल का इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया R2 डिस्टेंस पर। तो ये सेकेंड शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा डिस्टेंस पर है एज कंपेयर टू shell number 1. R2 is greater than R1. So the energy of electron in second shell is greater than the energy of electron in first shell. तो सेकेंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू दी फर्स्ट शेल। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के एन L shell is not the same because according to Bohr atomic model, the energy of an electron is directly proportional to a distance from nucleus. Greater the distance from nucleus, greater will be the energy. The electrons in second shell are at greater distance as compared to electrons in first shell. So that is why the energy of electron in second shell is greater than the energy of electron in first shell. ये हो गया आपका दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे कहा गया है हाइड्रोजन आइसोटोप्स के बारे में। तो हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। इसके स्ट्रक्चर्स कुछ यूं हैं कि देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मींस इसमें एक प्रोटॉन पाया जाता है और एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये तीनों आइसोटोप्स में, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम, तीनों आइसोटोप्स में एक प्रोटॉन, और ट्रिटियम को यहां पे ड्रा कर लेंगे। ट्रिटियम यहां पे आ गया। ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हो गए, ये न्यूक्लियस हो गया। अच्छा, इनका एटॉमिक नंबर 1 है, मींस इनमें एक ही प्रोटॉन है, इनमें प्रोटॉन एक ही है और इनमें इलेक्ट्रॉन एक है। प्रोटियम, हाइड्रोजन का ये जो प्रोटियम है ये H11 है। इसमें न्यूट्रॉन की तादाद, इसमें न्यूट्रॉन 0 है, जबकि ड्यूट्रियम में एक न्यूट्रॉन है। ड्यूट्रियम में हमारे पास एक न्यूट्रॉन है, इसमें ड्यूट्रियम में हमारे पास एक न्यूट्रॉन, इसमें हमारे पास 0 न्यूट्रॉन है। और ट्रिटियम में हमारे पास न्यूट्रॉन्स की तादाद 2 है। ट्रिटियम में हमारे पास 2 न्यूट्रॉन्स हैं, 2 न्यूट्रॉन्स हैं। तो इसका ये जो मास नंबर चेंज हो रहा है, तो ये इस वजह से चेंज हो रहा है क्योंकि इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक दूसरे से डिफरेंट है। इन तीनों आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम है, मीन इन तीनों आइसोटोप में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स है। द डिफरेंस इन मास नंबर इज बिकॉज दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इन प्रोटियम वी हैव 0 न्यूट्रॉन, इन ड्यूट्रियम वी हैव 1 न्यूट्रॉन एंड इन ट्रिटियम वी हैव 2 न्यूट्रॉन्स। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स एज्यूमिंग दैट ईच इज न्यूट्रल एटम, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स। हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन दी गई है और हमें कहा गया है कि इसका एटम फाइंड करो। हमें फर्स्ट हमें दिया गया है 1s2 2s2 2p6 and 3s1। बी हमें दिया गया है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। सी हमें दिया गया है 1s2 2s2
2p6, 3s2, 3p6 and 4s2। हमें कहा गया है कि इनके आप एलिमेंट, आप इनके एटम आइडेंटिफाई करो कि हम ये कौन से एटम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है। तो इसका मेथड बिल्कुल इजी है। आप इसे काउंट करो, ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली। तो ये 2, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 11 है। और 11 एटॉमिक नंबर किस चीज़ का होता है? इसका एटॉमिक नंबर 11 है और 11 एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हो गई सोडियम की। अच्छा, इसकी आप काउंट कर लो, 2, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 5 17। इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मींस इसका एटॉमिक नंबर 17 हो गया। 17 एटॉमिक नंबर किसका है? 17 एटॉमिक नंबर है क्लोरीन का। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हो गई क्लोरीन की। अच्छा, ये क्या है? ये है 2, 4, 10, 12, 18 एंड 20। 20 इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, मींस इसका एटॉमिक नंबर 20 है। 20 एटॉमिक नंबर किसका होता है? कैल्शियम का। तो ये कैल्शियम का, ये क्लोरीन का और ये सोडियम का। इतना सा आसान था, सिंपल था, इतने डरने वाली बात नहीं थी। आप वैसे आपका सर चकरा गया। अच्छा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Why an atom is considered as neutral particle? Give reason। हमें कहा गया है कि हम एटम को न्यूट्रल क्यों कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहा गया है कि हम एटम को न्यूट्रल क्यों कंसिडर करते हैं। तो भैया हम एटम को इसलिए न्यूट्रल कंसिडर करते हैं क्योंकि एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद सेम होती है। मतलब इस सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसमें 11 प्रोटॉन्स होंगे। अगर क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसमें 17 प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट होंगे। अगर कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसमें 20 प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट होंगे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की तादाद उसके प्रोटॉन के तादाद के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है जबकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये टू अपोजिट चार्जेस कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। अपोजिट चार्जेस कैंसिल द इफेक्ट of each other, so that is why the atom is neutral। मतलब अगर हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है सही है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ये दोनों अपोजिट चार्ज एक दूसरे के कैंसिल को अफेक्ट करेंगे और एटम पर कोई चार्ज बाकी नहीं रहेगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम। दे बोथ आर opposite charges cancel the effect of each other, so that is why atom is neutral। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। The mass of an atom is present in its nucleus, can you explain why? हमें कहा गया है कि एटम का ज़्यादातर मास न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। क्या आप बता सकते हैं कि ये क्यों? तो देखें, ये तो सिंपल सी बात है। ये एक एटम का न्यूक्लियस हो गया और ये इसका मतलब फर्स्ट शेल सेकंड शेल हो गया। तो हमें कहा गया है कि एटम का ज़्यादातर मास न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? तो भैया हम आपको बता देंगे, सिंपल सी बात है। एटम में एक न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में हमारे पास न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। दी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। अब the most of mass of an atom is present in nucleus because in nucleus we have protons and neutrons।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे पास हेवी पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा हल्का पार्टिकल है। द मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1837 times the mass of electron, and the mass of neutron is approximately equals to 1842 times the mass of electron। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से इतने ज़्यादा भारी होते हैं और ये पार्टिकल्स हमारे पास न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से हम कहते हैं कि द मोस्ट ऑफ मास ऑफ एन एटम इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस बिकॉज न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अच्छा, बोर्ड को साफ करते हैं फिर आगे पढ़ते हैं। सही है। Question number 7. What is the reason that physical properties of isotopes are different but their chemical properties are same? Question number 7 में हमें कहा जा रहा है कि इसका रीज़न क्या है कि हमारे पास आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो आइसोटोप्स अगर हम डिफाइन करें तो आइसोटोप्स आर द एटम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप्स हमारे पास एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट उनका मास नंबर डिफरेंट होता है। अब हम कार्बन की मिसाल ले लें। कार्बन का ये एक आइसोटोप हो गया, ये कार्बन का दूसरा आइसोटोप हो गया और ये कार्बन का तीसरा आइसोटोप हो गया। अब इन तीनों में एटॉमिक नंबर सेम है, मींस इन तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रोटॉन्स की तादाद सेम है। इन तीनों के वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बिकॉज दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर। अच्छा, अगर इनके एटॉमिक नंबर सेम है तो मींस इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी बिकॉज द केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द मास नंबर, एटॉमिक नंबर। chemical properties depend on atomic number। केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास एटॉमिक नंबर्स पर डिपेंड करती हैं, तो आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर्स हमारे पास सेम होते हैं, इस वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास सेम होती हैं। हाउएवर द फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द मास नंबर। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास मास नंबर पर डिपेंड करती हैं। मास नंबर पर हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, लेकिन आइसोटोप्स का मास नंबर एक दूसरे से डिफरेंट होता है बिकॉज दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जब इनका मास नंबर एक दूसरे से डिफरेंट होता है तो इस वजह से आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। आइसोटोप्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट they have different physical properties because they have different mass number because of different number of neutrons in them। अच्छा, अब आते हैं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं 8 की तरफ। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आइसोटोप्स, राइट डाउन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड देम। हमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा गया है कि आप कार्बन के आइसोटोप्स ड्रा करो। कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। ये हो गया कार्बन, फर्स्ट कार्बन का न्यूक्लियस, ये हो गया कार्बन उसका न्यूक्लियस, ये कार्बन 14 का न्यूक्लियस हो गया। अच्छा, कार्बन के जिस तरह मैंने आपको यहां पर बता दिया, इनका एटॉमिक नंबर 6, मतलब इसमें 6 प्रोटॉन्स सभी में होंगे। 6 प्रोटॉन्स, तीनों न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह इसके फर्स्ट शेल में भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और सेकेंड शेल में हमारे पास
4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 फर्स्ट शेल 4 सेकंड शेल में। इसी तरह इसमें भी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड लास्ट शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन अब इनके जो मास नंबर में डिफरेंट आ रहा है, तो ये डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से आ रहा है। कार्बन 12 के न्यूक्लियस में 6 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, कार्बन 13 के न्यूक्लियस में 7 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, कार्बन 14 के न्यूक्लियस में 8 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो द डिफरेंस इन मास नंबर इज बिकॉज दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इन तीनों में 6 इलेक्ट्रॉन्स और 6 प्रोटॉन्स हैं, लेकिन इन तीनों में न्यूट्रॉन की तादाद एक दूसरे से डिफरेंट है। इसमें 6 न्यूट्रॉन्स है, इसमें 7 न्यूट्रॉन्स है और इसमें 8 न्यूट्रॉन्स हैं। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कुड बी कंटेन्ड इन KLM एंड एन एनर्जी लेवल। हमें कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा गया है कि KLM एंड N में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल वी हैव अ रूल 2n² रूल। ये हमारे पास एक रूल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास ये रूल है, वेयर n इज द नंबर ऑफ शेल। फॉर फर्स्ट शेल Kn इज इक्वल्स टू 1। For first shell Kn is equals to 1, for second shell N is equals to 2, for third shell N is equals to 3, for fourth shell N is equals to 4। अच्छा, 1 का अगर हम स्क्वायर ले, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 4, 4 इंटू 2 इज equals to 8। अच्छा, 3 multiplied by 3 is equals to 9, so 2 multiplied by 9 is equals to 18, 4 multiplied by 4 is equals to 16, 16 multiplied by 2 is equals to 32। K शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, L शेल में हमारे पास K शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, L शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, N शेल में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स, M शेल में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन और N शेल में हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये हो गई, ये हम इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल इज डिटरमाइंड बाय 2n² रूल वेयर n इज द नंबर ऑफ शेल। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, राइट ए डिटेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ लिथियम, कार्बन एंड मैग्नीशियम। हमें कहा गया है कि आप लिथियम, कार्बन और मैग्नीशियम की आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करो। तो देखो, लिथियम की हम यहाँ फर्स्ट कर लेंगे। ये 3 हमें कहा गया है कि इन तीनों की आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कर लो। पहले हम लिथियम की कर लेते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, मास नंबर 7 है, मीन इनमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास सेकंड शेल में होगा, तो ये हो गई लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। फर्स्ट शेल में इसका 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन आता है। अच्छा, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, मीन इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकंड शेल में हमारे पास इसके s ऑर्बिटल में हमारे पास 2, जबकि सेकंड शेल के p ऑर्बिटल में हमारे इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो ये हो गई कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। अच्छा, अब मैग्नीशियम को देख लो। मैग्नीशियम 24 इसका मास नंबर है और 12 एटॉमिक नंबर है। इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखें, फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सेकंड शेल में इसके क्या आ गए, सेकंड शेल में इसके s ऑर्बिटल में 2
और p ऑर्बिटल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल इज डिटरमाइंड बाय 2 इन स्क्वायर रूल। फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकंड शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो इसके फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल के फर्स्ट s ऑर्बिटल में हमारे पास इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल के p ऑर्बिटल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। 2 + 6 = 8। तो सेकंड शेल में हमारे पास इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमारे पास सेकंड शेल में नहीं हो सकते, तो इसके जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कहाँ पे आ जाएंगे? ये आ जाएंगे थर्ड ऑर्बिटल में, 3s2 में इसके आ जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। राइट डाउन द सिंबल ऑफ आइसोटोप्स कंटेनिंग 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। हमें कहा गया है कि आप इन आइसोटोप्स के सिंबल लिखो, जिसमें फर्स्ट हमें कहा गया है कंटेन 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स। हमारे पास ये हाइड्रोजन आइसोटोप्स हैं, हमें कहा गया है कि इसके सिंबल लिखो। तो हमने यहाँ पर हाइड्रोजन आइसोटोप को तो मिटा दिया है, चलो फिर ड्रा करते हैं। सही है, हमें कहा गया है कि न्यूक्लियस में हमारे पास 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। सही है, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन का ट्रीटियम आइसोटोप हो गया। ये हमारे पास हाइड्रोजन का ये वाला आइसोटोप हो गया, जिसका मास नंबर 3 और एटॉमिक नंबर 1 है। तो ये इस तरह भी लिखा जा सकता है, जबकि इसको इस तरह भी शो किया जा सकता है। अब हमें कहा गया है कि न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है, मतलब एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर 1 मीन्स इट हैज़ ओनली 1 प्रोटॉन, और इसमें 1 न्यूट्रॉन है। तो अगर इसमें 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन हो तो ये हाइड्रोजन, ये ड्यूट्रियम की बात हो रही है हमारे पास। ड्यूट्रियम में 2, ये ड्यूट्रियम का मास नंबर 2 होता है, और इसमें 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में। अच्छा, थर्ड हमें कहा गया है कि फॉर विच ऑफ द एटॉमिक नंबर इज 1, एटॉमिक नंबर मीन्स इट हैज़ 1 प्रोटॉन एंड मास नंबर इज आल्सो 1। ड्यूट्रियम को हम इस तरह भी लिखते हैं, सही है, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, हमें कहा गया है कि उस एटम का सिंबल लिखो जिसका एटॉमिक नंबर B1 है और मास नंबर V1 है। तो ये हो गया हाइड्रोजन का फर्स्ट आइसोटोप, और इसको हम प्रोटियम भी कहते हैं। तो आई होप आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा पास पहला लॉन्ग क्वेश्चन है कि व्हाई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज कंसिडर्ड एज बेस फॉर मॉडर्न एटॉमिक कॉन्सेप्ट्स। ये जो हमारे पास अभी मॉडर्न एटॉमिक कॉन्सेप्ट्स आए हैं, हम इसके लिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को एज अ बेस क्यों कंसिडर करते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को हम बुनियाद क्यों कंसिडर करते हैं? तो इसकी कुछ वजूहात हैं। देखें, ये जो वर्ड एटम है ना, ये ग्रीक्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन उन्होंने इसकी डिटेल्स नहीं दी थी, इन्होंने उनकी एटम की एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिए थे। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल। डाल्टन पहली सबसे इसकी बड़ी वजह यह है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमारे पास एटम के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल प्रोवाइड करती है एंड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स, जो ग्रीक्स ने जो एटम का जो कॉन्सेप्ट पेश किया था, उन्होंने इसकी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स नहीं दी थी, ना ही उसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। जबकि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने एक एटम की एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स दी और इसको अपनी थ्योरी को उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। सबसे बड़ी वजह। दूसरी वजह इसकी ये है कि इसने नेचर ऑफ एटम को एक्सप्लेन किया। नेचर ऑफ एटम उसने इस तरह एक्सप्लेन किया कि द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विल हैव सेम साइज, शेप एंड मास। ये उसने कहा कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट will have same size,
शेप एंड मास। मतलब अगर हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एलिमेंट के हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो इन हाइड्रोजन एटम्स का साइज, शेप और मास सेम होगा। इसके इस डिटेल ने काफी सारे साइंसदानों की आगे एटम पर और एक्सपेरिमेंट्स करने में, एटम को और एक्सप्लोर करने में मदद दी। थर्ड जो इसका अहम पॉइंट है वो ये है कि इट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन। इट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन। According to him, chemical reaction take place by the combination of atoms. इसने chemical reaction का nature हमें explain करवाया। इसने कहा कि ये जो हमारे पास chemical reactions होते हैं तो ये हमारे पास एटम्स के कम्बिनेशन से होते हैं। मतलब हमारे पास 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिल गया तो हमारे पास H2O बन गया। इसने हमें ये बताया। अच्छा, इसके इस थ्योरी ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को ओबे किया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। और इसका जो 5th पॉइंट है इसको हम एज अ बेस क्यों कंसिडर करते हैं, इसलिए इसको बेस कंसिडर करते हैं कि इट एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ मैटर। ये हमें एटम के कंपोजिशन, मैटर के कंपोजिशन के बारे में बताता है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को हम बेस इसलिए कंसिडर करते हैं। Number 2, summarize the Rutherford model of an atom and explain how he developed his model based on results of his famous gold foil experiment. अच्छा, इस क्वेश्चन पर मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लें। बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा मैंने सिंपल अल्फाज में कहीं, आप वो वीडियो देखकर आपको बिल्कुल इसका जो सारा कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो जाएगा। Says the postulates of Bohr atomic model suggested to overcome the shortcomings of Rutherford atomic model. अच्छा, फिर जो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो ड्रॉबैक्स थी तो उस ड्रॉबैक्स को ख़त्म करने के लिए बोहर ने एक और मॉडल ऑफ एटम पेश किया, बोहर ने और पोस्टुलेट्स पेश किए, उसने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की मदद ली। इस पर भी मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई हैं। बस आपको इस तरह करना है कि आपने बस चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर देख लें। 4, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर न्यूट्रल एटम ऑफ स्पेसिफिक आइसोटोप्स। हमें कहा गया है कि इस गिवन टेबल को फिल करें आप। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास हमें कहा गया है कि इसको फिल करो। तो मैं आपको जनरली एक एग्जांपल दे देता हूं, फिर आपको इस टेबल को फिल करना बहुत ही आसान होगा। देखिए ये हमारे पास लेट सपोज हम ले लेते हैं एक एटम क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और इसका मास नंबर आई थिंक 35 है। तो देखिए इसका एटॉमिक नंबर 17 है। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। मतलब ये कि इसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स और 17 प्रोटॉन्स हैं। और ये मास नंबर है। जनरली इसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया इसका मास नंबर। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए हम मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मतलब मास नंबर 35 माइनस 17, इससे जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा। आपको इतना तो अंदाज़ा हो गया कि एटम का ये मास नंबर होता है, ये एटॉमिक नंबर होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन एन एटम इज इक्वल्स टू द एटॉमिक नंबर। Atomic number is the number of electron or protons in an atom, and mass number is the sum of number of protons and neutron present in the nucleus. तो अभी टेबल की तरफ आते हैं। हमें जीनोन दिया गया है, इसका एटॉमिक नंबर 54 है, मास नंबर 131 है। तो मैंने आपको बताया कि ये इसका एटॉमिक नंबर हुआ, तो एटॉमिक नंबर इसका 54 हो गया, मास नंबर इसका 131 हो गया। तो
एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम। तो इस ज़ीनोन में हमारे पास 54 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 54 प्रोटॉन्स हैं। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम 131 से 54 को माइनस कर लेंगे और हमारे पास आई थिंक 77 रिजल्ट आ जाएगा। तो हमारे पास ये इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए। अच्छा, हमें एटॉमिक नंबर दिया गया है और हमें कहा गया है कि एटम फाइंड करो। तो ये 27 हमें एटॉमिक नंबर दिया गया है और मास नंबर 59 हमें एटॉमिक नंबर 27 दिया गया है, मास नंबर 59 दिया गया है और हमें कहा गया है कि एलिमेंट फाइंड करो। तो ये है कोबाल्ट। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 एंड मास नंबर 59 है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद 27 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए हम 59 को 27 से माइनस कर लेते हैं और हमारे पास 59 को आप 27 से माइनस कर लें तो आई थिंक आपके पास 32 आंसर आएगा। या आप खुद चेक कर लें तो जो अभी आंसर आता है वो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा। अच्छा, थर्ड में हमारे पास सिर्फ मास नंबर दिया गया है। थर्ड में सिर्फ हमारे पास 144 मास नंबर दिया गया है और हमें कहा जा रहा है कि एटम को फाइंड करो। तो न्यूडेनियम मास नंबर 144 किस चीज़ का मास नंबर है? ये है न्यूडेनियम का ये मास नंबर है और इसका एटॉमिक नंबर है 60। न्यूडेनियम का एटॉमिक नंबर 60 है, मास नंबर 144 है। इसका मतलब ये कि इसमें 60 इलेक्ट्रॉन्स और 60 प्रोटॉन्स हैं और 44 को आप 60 से माइनस कर लो तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा और इसके 84 आपका क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। अच्छा, 22 एटॉमिक सिर्फ सेकेंड हमें सिर्फ एटॉमिक नंबर दिया गया है। तो एटॉमिक नंबर हम 22 एटॉमिक नंबर किस चीज़ का है? टाइटेनियम का 22 एटॉमिक नंबर है, 48 मास नंबर है। टाइटेनियम का 22 एटॉमिक नंबर है और इसका मास नंबर जो है वो अल्लाह के फजल से 48 है। तो इसमें 22 इलेक्ट्रॉन्स 22 प्रोटॉन्स हैं और ये 22 को आप और 48 इसका मास नंबर है। तो 48 को आप 22 से माइनस कर लो तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो 26 आता है। तो इसके 26 आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए। अच्छा, बाकी आप वैसे खुद कर लो। ये हमें सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं। अगर हमें सिर्फ ये ई में हमें सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है एटॉमिक नंबर हमारे पास 72 हो गया। तो 72 एटॉमिक नंबर है हाफनियम का एटॉमिक नंबर 72 है, मास नंबर 178 है। तो आप 178 से 72 को माइनस करो, वो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे जो कि 106 हैं। अच्छा, फिफ्थ हमें जो एफ हमें दिया गया है वो है हमें सिर्फ मास नंबर दिया गया है 128 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब एटॉमिक नंबर इसका 52 है। तो एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 52, मास नंबर 128 है। तो ये है टिलूरियम का मास नंबर 128 और एटॉमिक नंबर 52 है। 128 को आप 52 से माइनस कर लो, आपके पास 76 मेरे ख्याल में रिजल्ट आता है। तो 76 आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए। लास्ट आप देख लें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास क्या है? 18 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब एटॉमिक नंबर हमारे पास 18 है। तो आप पीरियोडिक टेबल में चले जाएं तो कोई ऐसा एटम जिसका एटॉमिक नंबर 18 हो तो वो है हमारे पास आर्गान का एटॉमिक नंबर 18 और मास नंबर 40 है। तो 18 इसमें इलेक्ट्रॉन 18 प्रोटॉन है, 18 इसका एटॉमिक नंबर हुआ, 40 इसका मास नंबर है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए हम 40 को 18 से माइनस कर लेंगे, हमारे पास आई थिंक 22 रिजल्ट आएगा। तो इसमें 22 न्यूट्रॉन्स हैं। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। डिफाइन इन सबर करो, इसे साफ करता हूँ यार। डिफाइन एनर्जी लेवल एंड सब एनर्जी लेवल। तो हमें कहा गया है कि एनर्जी लेवल डिफाइन करो और सब एनर्जी, ये न्यूक्लियस हो गया, ये एनर्जी लेवल हो गया, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल हो गया, ये सेकंड एनर्जी लेवल हो गया। तो हमें कहा गया है कि इसको डिफाइन करो। तो हम एनर्जी लेवल को इस तरह डिफाइन करेंगे, सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन्स
revolve is called energy level। तो वो सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उसको हम कहते हैं एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल। अच्छा, सब एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल को हम किस तरह डिफाइन, सब एनर्जी लेवल को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि द वेरियस रीजन इन एनर्जी लेवल और द वेरियस रीजन इन मेन शेल इज कॉल्ड सब एनर्जी लेवल। देखें, इसमें हमारे पास S है, इस एनर्जी लेवल में हमारे पास 2 ऐसे एरियाज हैं जिसे हम S एंड P कहते हैं। तो हम कहते हैं कि द वेरियस रीजन इन मेन एनर्जी लेवल इज कॉल्ड सब एनर्जी लेवल। तो ये तो हमारे पास हो गया द एनर्जी लेवल एंड सब एनर्जी लेवल। अच्छा, पार्ट बी को आप आ जाएं। एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस एनर्जी लेवल्स एंड सब एनर्जी लेवल्स फॉर फर्स्ट 4 एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन एनर्जी लेवल एंड सब एनर्जी लेवल, ये मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लें। वो वीडियो देखकर आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और हाँ, ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 2 द एंड। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहें। और हाँ, हमें अपने दुआओं में याद रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटें और बस जिएं और जीने दें। अल्लाह हाफिज़।